हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम हमारे 11th स्टैंडर्ड में जो हमारी आईपी की या सीएस की जो हमारी क्लास हो रही थी, उसमें हमने दो चार चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। जो हमारी लास्ट क्लासेस थी दो, उनमें हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि आईपी और सीएस को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के बाद कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आगे फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे वो अपना कैरियर बना सकते हैं, वो कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, या फिर वो वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर जैसी कई भूमिकाएं निभा सकते हैं। क्लियर है बेटा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई सेकंड, उसमें हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने कंप्यूटर के परिचय यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर में इनपुट क्या है, कंप्यूटर के अंदर आउटपुट क्या है, ये चीज़ें डिस्कस की थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है उनके बारे में डिस्कस किया था। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम किन किन भाषाओं में बनते हैं, लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम हमारी इस क्लास में भी उस बेसिक वाला जो सिलसिला था हमारा उसको जारी रखते हैं, यानी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे कंप्यूटर के बेसिक्स क्लास को। थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर के बेसिक्स का नॉलेज लीजिए, फिर जो हमारे 11th का सिलेबस है हम उसे स्टार्ट कर देंगे आने वाली 3-4 क्लासेस के बाद। आज जो हमारे कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास है 11th क्लास की, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को। क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण को, कि कंप्यूटर कितने पार्ट्स के अंदर बटा है, वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन है उनकी जनरेशन के हिसाब से, यानी उनकी पीढ़ियों के हिसाब से, कि भाई इतने सन में लेके ऐसे कंप्यूटर थे, उनमें ये चीज़ें आया करती थी, बाद में फिर ये वाला सन आया तो उसमें चीज़ों को बदल के ये कर दिया गया। तो क्लासिफिकेशन देखने वाले उनकी जनरेशन और उनकी पीढ़ियों के आधार पे। और दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखने वाले हैं कंप्यूटर का, वो है उनकी स्पीड और पावर और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आज कंप्यूटर की जो बेसिक की क्लास में कंप्यूटर के मान लो टाइप्स जान रहे हैं, और वो टाइप दो कैटेगरी में बटे हैं। पहला है आपका जनरेशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा है आपका उनकी स्पीड, उनकी पावर, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरेशन्स के अकॉर्डिंग। जनरेशन्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपके कंप्यूटर 5 कैटेगरी में बटे हुए हैं। 5 आपकी जो जनरेशन है उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। देखिए 1946 से लेके 1959, 1946 से लेके 1959 तक हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन हुई है। कौन सी जनरेशन हुई है? फर्स्ट जनरेशन। इस समय जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर का आकार वाकई में बहुत बड़ा था। आकार बड़ा होने के पीछे कारण ये है, उन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स काम आती थी। कौन सी ट्यूब्स काम में आती थी? वैक्यूम ट्यूब्स। अब वो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है? कभी हमारे घर पे टीवी है, आजकल एलईडी और एलसीडी वाले टीवी चलते हैं, पहले टाइम पे वो थोड़ा बड़ा सा टीवी चलता था। जब आप बड़े से टीवी का बैक कवर हटाते हो, पीछे का जो उसका बैक कवर है उसको जब आप हटाते हो तो उसके अंदर एक जो ट्यूब से लगी हुई होती है कांच की, ग्लास के अंदर, उसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। वैसे वैक्यूम ट्यूब से मिलके क्या बनता था? आपका कंप्यूटर बनते थे। 1946 से लेके 1959 का जो टाइम था उसके बीच में जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के थे, और उनमें किसको काम में लिया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स को काम में लिया जाता था। ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इनको बिजली ज़्यादा चाहिए थी, कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो स्लो थी, ये डेटा को स्टोर नहीं कर पाते थे, बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, तो इनके अंदर कुछ कमियां भी यहाँ पे थी। इसीलिए बाद में 1959 से लेके 1965 तक सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, और उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम काम में लेने लग गए किसको? ट्रांजिस्टर्स को। ऐसे ट्रांजिस्टर्स आते हैं, एक ऐसी ब्लैक कलर की डायोड आती है, उसमें 2 यूं वायर आते हैं, ऐसे ट्रांजिस्टर्स आते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब की वजह से आकार बड़ा था, अब कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, किसकी तुलना में? वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। और जब ट्रांजिस्टर्स हैं, वो ट्रांजिस्टर्स कहीं ना कहीं आकार छोटा होते ही हमारी जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई, और जो हीट वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं क्या हो गई? खत्म हो गई जनरेशन सेकंड के अंदर। जब ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ तो ट्रांजिस्टर्स से भी जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। वो चाहते थे कुछ ऐसी चीज आए जिससे और तेज गति से काम हो और उसका साइज छोटा होते जाए, बिल्कुल नैनो माइक्रो के अंदर वो होती जाए, तो ऐसा कुछ वो चाहते थे। तो 1965 से लेके 1971 तक के जो कंप्यूटर थे वो सब थर्ड जनरेशन के अंदर थे, और उनके अंदर
आईसीज आया करती थी। क्या आया करती थी बेटा? आईसीज। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे छोटे 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 सर्किट आते थे, उन सर्किटों से मिला के हम कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करते थे ताकि कंप्यूटर का साइज जो है वो धीरे 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 क्या होता जाए, छोटा होता जाए। और उस समय पर्सनल कंप्यूटर जैसी चीजों का चलन बाजार में आ चुका था। फोर्थ हमारी जनरेशन आई जो 1971 से लेके 1980s तक थी। इसमें कॉन्सेप्ट आया बेटा किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। किसका कॉन्सेप्ट आया? माइक्रो प्रोसेसर का। तो अब इनको पढ़ने से पहले जरा हम प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं क्या है। आज आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन परचेज करते हो, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या चाहे वो iOS मोबाइल फ़ोन हो, आप उनमें अक्सर प्रोसेसर देखा करते हो कि यार इसका प्रोसेसर कौन सा है। जैसे एंड्रॉयड के अधिकतर फ़ोन्स के अंदर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का आता है। किसका प्रोसेसर आता है? स्नैपड्रैगन का आता है। और iOS के अगर उसकी बात करें तो प्रोसेसर आपके एक सीरीज़ के आते हैं, A11, A13 बायोनिक प्रोसेसर आते हैं। A13 अब तक का विश्व का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है जो हमारे मोबाइल को बहुत तेज एग्जीक्यूट करने के अंदर काम करता है। तो वो जो प्रोसेसर्स हैं वो जो छोटी छोटी ब्लैक कलर की चिप्स हैं, कुछ यूं ब्लैक चिप्स आती है बेटा, उनके ऊपर लिखा होता है वो जिस कंपनी के उनका नाम, और उनके अंदर यूं ऐसे छोटे 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 स्टील की प्लेट्स के ऐसे वायर से आते हैं। क्लियर है? तो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या आते हैं? हमारे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, यानी लैपटॉप और इन सब चीजों के अंदर आ गए। हमारे कंप्यूटर की स्पीड पहले की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम ज्यादा डेटा स्टोर कर रहे थे, हीट वाली समस्या खत्म हो गई थी। आज के टाइम में तो हम देख लो कंप्यूटर से अगर 24 आवर्स काम कराएंगे ना तो 24 आवर्स भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? काम करता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे 1971 से लेके 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर आए, वो VLSI थे। कौन से थे? VLSI माइक्रो प्रोसेसर। 1980 से लेके और अभी तक जो चल रही है वो सारी प्रणाली माइक्रो प्रोसेसर पे चल रही है, मगर माइक्रो प्रोसेसर को V से हटा के क्या कर दिया? ULSI कर दिया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ULSI करने से और स्पीड और कॉम्पेटेबिलिटी और उसकी जो डिलीजेंसी है, या फिर हम उसकी कैपेसिटी की बात करें, परफॉर्मेंस की, पावर की, स्पीड की बात करें, तो हर एक चीज़ बढ़ती गई है। और इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना भी नहीं, वैक्यूम ट्यूब के टाइम तो बहुत ही बड़ा था, आज वो छोटा होता होता इतना हमारे सामने आ गया। इवन मैं कहूँ तो आज आपका फ़ोन भी क्या है? एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम ही है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। आज आप ई लर्निंग के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो तो ई लर्निंग वो कंप्यूटर या किसी मोबाइल के थ्रू पॉसिबल हो रही है। तो वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर होते तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। इन्वेंशन यानी आविष्कार होते गए होते गए होते गए और 1980 से लेके माइक्रो प्रोसेसर का चलन आ गया और चीज़ें छोटी होती गई और काम कंप्यूटर सिस्टम का फास्ट होता गया। तो जनरेशन के आधार पे कंप्यूटर 5 कैटेगरी में बटा है। पहली जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक है। दूसरी जनरेशन की बात करें 1959 से लेकर 1965 तक है, इसमें ट्रांजिस्टर आ रहे थे। तीसरी जनरेशन 1965 से लेकर 1991 तक है, इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का चलन आ गया। चौथी जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया जो VLSI था। और 1980 से लेकर वर्तमान में जो चल रही है उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर है, मगर वो ULSI वाले माइक्रो प्रोसेसर आने लग गए। क्लियर है बेटा? अब आगे हम बात करते हैं। अब हमारे कंप्यूटर की जो दूसरी कैटेगरी बटी है वो कंप्यूटर की स्पीड और उनकी पावर के आधार पे कंप्यूटर को बांटा गया है। कंप्यूटर के बारे में आपको बताया गया है। कंप्यूटर की स्पीड और पावर के आधार पर अगर बात करें तो कंप्यूटर 4 तरीके के हैं। पहला जो कंप्यूटर उसे हम कहेंगे सुपर कंप्यूटर। क्या कहेंगे? सुपर कंप्यूटर। दूसरा जो कंप्यूटर है वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरे कंप्यूटर को हम कहेंगे मिनी कंप्यूटर। और चौथा जो हमारा कंप्यूटर है उसे हम कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, मतलब कि आकार में अगर बात करें तो हो सकता है बड़ा है, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली बड़ा है। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है। सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में साइंटिफिक रिसर्च, जो वैज्ञानिक खोज है वहां पे काम में लिया जाता है। जैसे नासा या इसरो, ये जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। जैसे वेदर का फॉरकास्ट, मौसम के बारे में भविष्यवाणी, या फिर जो हमारा अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी हमारे प्रिडिक्शंस है या फॉरकास्टिंग है, वो सब चीज़ें किसके थ्रू दी जा रही है? सुपर कंप्यूटर के थ्रू दी जा रही है। सुपर कंप्यूटर आज के टाइम में साइंटिफिक रिसर्च में काम आ रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि सुपर कंप्यूटर इतने हाईली स्पीड वाले हैं, इतनी ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करते हैं, माइक्रो नैनो सेकंड में, सेकंड का आधा और उसका भी आधा जो है उसमें वो कैलकुलेशंस करते हैं।
और आज भी ये जितने भी स्पेस मिशन हो रहे हैं वहां से डेटा भेजा जा रहा है मंगल से या चंद्रयान से, सॉरी चंद्रमा के ऊपर से, कहीं से भी दूसरे रोबोट्स के थ्रू, तो वो सब कहां से हैंडल हो रहा है, वो आपके सुपर कंप्यूटर की वजह से ही हैंडल हो पा रहा है। तो सुपर कंप्यूटर आज के टाइम में नंबर 1 पे आते हैं स्पीड, परफॉर्मेंस और पावर के हिसाब से। अब आप लोग ये सोचो घर पे लाके सुपर कंप्यूटर और पबजी खेलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए नहीं बने, वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह और इनके लिए बने हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो हमारा कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर जैसा ही होता है, जिसका साइज थोड़ा सुपर कंप्यूटर से छोटा है। मेन फ्रेम जो आपका कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आप क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत सारी चीजें आप मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर पाते हैं, जहां पे लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक की बात करें, किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो वो सब क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह को यूज में लेते हैं। मिनी कंप्यूटर वो है जो आप अपना पर्सनल कंप्यूटर काम में ले रहे हो, जो आपके ऑफिसेज में, जो आपके स्कूल्स में सब जगह काम आ रहे हैं, उन्हें हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर के अंदर आप अपने रोजमर्रा के सारे काम, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, नेट पे कुछ सर्च करना है, प्रोग्राम बनाने हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है, वो सब आप मिनी कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी का छोटा है आपका माइक्रो। आज की अगर बात की जाए तो आपके पास टैब होगा, टैब, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो स्पीड के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे ये कंप्यूटर रैंकिंग के अंदर है, और ये सब जितने भी हैं ये सब वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे बीच में उपयोग में आ रहे हैं, काम में आ रहे हैं। सुपर कंप्यूटर को नासा, इसरो आदि सब काम में ले रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारा डेटा, बहुत सारे लोगों की जानकारी स्टोर करनी, यानी कोई बैंकिंग सेक्टर या कोई इंश्योरेंस कंपनी, वो काम में ले रहे हैं। मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो मिनी कंप्यूटर को हम लोग हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस वगैरह कहीं भी काम में ले रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमारे रोजमर्रा के काम में आ रहा है। अब बेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये मतलब मत समझ कि बैंकों की ब्रांचों में काम आ रहा है। बैंकों की ब्रांचों में तो मिनी और माइक्रो ही काम आ रहे हैं। जो बैंक का मेन ऑफिस होगा, सर्वर होगा, जहां पूरे हिंदुस्तान के कस्टमर्स के अकाउंट होंगे, पूरे हिंदुस्तान के कस्टमर्स की डिटेल होंगी, वो सब वहां पे स्टोर है। तो उस जगह क्या काम में आ रहा है, आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में आ रहा है। क्लियर है बेटा। तो आज हमारी सेकंड क्लास थी 11th की, जो कंप्यूटर बेसिक्स की थी। वैसे हमने अभी तक 3 क्लास कंटिन्यू कर रही है, आने वाले दिनों में भी कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास चलेगी। आज हमने क्या जाना, जनरेशन्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने तरीके का है, और उसके बाद हमने जाना स्पीड और पावर के अकॉर्डिंग कितने तरीके का है कंप्यूटर। इससे पहले कंप्यूटर के जो बेसिक्स थे, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। आई होप आप सभी को ये कंप्यूटर की जनरेशन या स्पीड या पावर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है वो समझ आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे 11th स्टैंडर्ड की कंप्यूटर को शुरू करने से पहले एक बार बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर हम आगे हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जितना हमारा कंटेंट है, उसको हम शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।